सहारा प्रणाम। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। आज हम चर्चा करेंगे कोरोना, नया रूप, नया साल, नया मंत्र। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था और कहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन कोरोना के न्यू स्ट्रेन के सामने आते ही प्रधानमंत्री ने अब नया मंत्र दे दिया है। अब दवा भी और कड़ाई भी। दरअसल साल बदलने जा रहा है, लेकिन कोरोना ने उससे पहले ही अपना रूप बदल लिया है। ब्रिटेन से निकले कोरोना के न्यू स्ट्रेन ने दुनिया को, कई देशों को अपने चंगुल में ले लिया है और भारत भी उसके खतरनाक कदम में से अछूता नहीं है। 25 मरीजों के जरिए देश में दाखिल ये हो चुके हैं। नया साल लगने जा रहा है, लिहाजा सरकार और वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज ने भी कमर कस ली है। 31 दिसंबर को सरकार ने फैसला लिया कि 2 जनवरी से ड्राई रन शुरू कर दिया जाए, क्योंकि खतरा लगातार बढ़ रहा है। पुराने रूप से 70% तेजी से फैलने वाले न्यू स्ट्रेन से संभल कर रहने की ज़रूरत है और शायद हमारे देश में हर किसी को नए साल का रेजोल्यूशन ही यही लेना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ सुरक्षा के हर पैमाने को अपनाना है। आखिर ये हमारी खुद की हिफाजत का मामला है और हम इसमें कहीं चूक कर रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री को क्यों ये कहना पड़ रहा है कि दवाई भी कड़ाई भी। याद कीजिए, 2019 ऐसे ही बीत रहा था और देश में हर कोई नए साल के जश्न के स्वागत में डूबा हुआ था। लेकिन किसी को ये भनक नहीं लगी, एहसास नहीं था कि 2020 को हमें संक्रमण साल के तौर पर याद रखना पड़ेगा। वाकई 2020 ने हर किसी की जिंदगी और जीने के तौर तरीके को बदल कर रख दिया और अब 2020 के जाते जाते कोरोना ने अपना नया रूप ले लिया है और वो न्यू स्ट्रेन के नाम से दस्तक देने लगा है। यानी साल बदल रहा है, लेकिन कोरोना की दहशत बरकरार है। वैक्सीन तैयार है, लेकिन अभी उतनी नहीं कि एक साथ पूरे देश के लोगों को लग सके, इसलिए खतरा अभी टला नहीं है। पहले चरण में सिर्फ 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना है और इसमें भी पहले हेल्थ वर्कर्स को और उसके बाद बुजुर्गों और बच्चों को। हमारी आबादी भी 1.5 अरब के आसपास है, लिहाजा सब तक वैक्सीन पहुंचाने में वक्त जरूर लगेगा। देश में न्यू स्ट्रेन की दस्तक ने माथे पर शिकन तो ला दी है। सिर्फ 2 दिन में मिले 25 मरीजों के अलावा बाकी की तलाश जारी है। लेकिन हमें इस साल को बचाव और वैक्सीन ईयर के रूप में बदलना है, ताकि कोरोना को मात दी जा सके। हमारे साथ कोरोना का बढ़ता खतरा और वैक्सीन से सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता वैभव अग्रवाल। आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वैभव, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ डॉक्टर डी.के. गुप्ता, चेयरमैन फ्लेक्स हॉस्पिटल के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विवेक गुप्ता अपोलो हॉस्पिटल से भी जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहला सवाल डॉक्टर डी.के. गुप्ता आपसे। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन से लोग परेशान हैं और साथ ही साथ पिछले 24 से 26 घंटों में अमेरिका में 3900 जानें चली गई हैं। खतरा टला नहीं है, खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये न्यू स्ट्रेन जो है, इसको किस तरीके से देखा जाए और उसके लिए क्या खास तैयारी करनी पड़ेगी? बिल्कुल। तो अभी कुछ दिनों से ब्रिटेन में देखा जा रहा था कि इन्फेक्शन रेट बढ़ नहीं रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्टिव हो रहे हैं। तो वहाँ पे जब सीरो सर्विलेंस किया गया और उसके बाद जेनेटिक, उसके बाद रिकॉम्बिनेंस थ्रू वहाँ पे जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग की गई, तो उसमें पता लगा कि एक नया स्ट्रेन आ गया है जो पहले वाले जो इन्फेक्शन हो रहा था कोविड-19 का, उससे लगभग 50 से लेकर 70% तक ज़्यादा इन्फेक्टिव है। मतलब उसका ट्रांसमिशन रेट हाई है और ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। और दूसरा है जो देखा गया कि बिकॉज ये ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा तो हमारी मैन पावर, हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी पड़ेगी, डॉक्टर्स की कमी पड़ेगी, बेड्स की कमी पड़ेगी, हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी पड़ेगी, इक्विपमेंट्स की कमी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें देख के लग रहा था कि ये स्ट्रेन हमारे लिए बहुत इस समय क्रिटिकल है। इस पॉइंट पर जब हम सोच रहे थे कि कोरोना को हम कहीं ना कहीं तक कंट्रोल करने वाले हैं और वैक्सीन लॉन्च करने वाले हैं, उसी समय एक नई आपदा इस तरह की क्रिएट हो गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक जितनी स्टडी हुई है उसमें पता लगा कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस या सीवियर नहीं है, सिमिलर इलनेस क्रिएट करता है जैसी कोविड-19 वायरस क्रिएट करता है।
और हम सबको पता है कि वायरसेस की फितरत होती है कि वो लोग अपना जेनेटिक शिफ्ट और जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब उनमें म्यूटेशंस बहुत कॉमन है, वो होती रहती हैं। अगर छोटी मोटी म्यूटेशन होती है उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, उसमें हम वैक्सीन को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इलाज को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस एक एंटीवायरल ड्रग बहुत लंबे समय तक इफेक्टिव नहीं रहते, या अगर कोई बड़ा शिफ्ट हो गया, बड़ा म्यूटेशन हो गया, मीन्स कोई जेनेटिक शिफ्ट हो गया, बार बार म्यूटेशन होती रही, तो उसकी वजह से हो सकता है हमें वैक्सीन चेंज करना पड़े अगले 2 साल या 3 साल में। तो उसके लिए भी अच्छी बात यह है कि हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है। हमने एक नहीं कई सारे प्लेटफॉर्म पे वैक्सीन डेवलप की है, चाहे वो होलसेल वैक्सीन हो, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन हो, किल्ड वैक्सीन हो, न्यूक्लिक एसिड mRNA DNA बेस्ड वैक्सीन हो, या स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन हो। तो इन सब चीजों में फायदा ये है कि अगर एक पार्ट में कहीं म्यूटेशन हो रहा है, जैसे स्पाइक में म्यूटेशन हो रहा है जो पता लग रहा है, तो स्पाइक प्रोटीन से जो वैक्सीन बन रही हैं उनके अतिरिक्त जितनी अदर वैक्सीन हैं वो सारी इफेक्टिव रहेंगी अगर कोई बड़ा म्यूटेशन भी हो जाता है तो। डॉक्टर साहब समझना ये में चाहेंगे कि जिन लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, अब जो 2 जनवरी से 2-3 दिन के बाद से ड्राई रन शुरू हो रहा है, उसके बाद वैक्सीनेशन का कार्यक्रम ताबड़तोड़ सरकार शुरू करने वाली है। पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, लगाई जाएगी। क्या समझा जाए, जिन लोगों को वैक्सीन लग गई वो कोरोना से अछूते हो गए, अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का उनको पालन ना भी करें तो ठीक है, मास्क ना भी लगाएं तो ठीक है, या पूरी तरह से वैक्सीन के बाद भी प्रिकॉशन लेना होगा, और ये वैक्सीन कितने टाइम तक के लिए कारगर होगी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है इस समय के पहलू को देखते हुए, क्योंकि हमें पता है कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है। जो वैक्सीन की एफिकेसी है, जो हम जिस वैक्सीन की बात कर रहे हैं वो अराउंड 70% है, और 60 से लेकर 90% अगर रेंज की बात करें अलग अलग डिफरेंट डोजेज में लगाई गई है। और दूसरी बात ये भी है, एक इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हमें 1 नहीं 2 डोज की जरूरत है। दोनों के बीच में जो अंतराल है वो 4 हफ्ते या 28 दिन का है। इसका मतलब 2 महीने तो हमें लगातार 2 वैक्सीन लगवानी है। उसके बाद भी इम्यूनिटी डेवलप होने में 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। मतलब लगभग अगर आपको पहली वैक्सीन 15 जनवरी के आसपास लगती है तो 15 फरवरी को सेकेंड डोज लगेगी, और 15 मार्च तक आपके अंदर ठीक ठाक इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। वो भी चांसेस कितने हैं, 70 से 90%। तो इसलिए आपको और हम सबको अभी अगले 6-8 महीने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हाथ धोना, नाक मुंह को ना छूना, ये भीड़ वाले इलाके वाले में नहीं जाना, इन सबका पालन करना पड़ेगा। एक बात और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता है कि वैक्सीन हमारी बीमारी को बचा रही है, जो बीमारी डेवलप होने से, या हमारे अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको कैरियर को भी प्रिवेंट कर रही है। अगर कैरियर को प्रिवेंट नहीं कर रही है तो बीमारी तो बच जाएगी वैक्सीन से, बट कैरियर मींस वो बंदा जिसको इन्फेक्शन हो गया है वो एक कैरियर की तरह कर सकता है और दूसरे लोगों को फैला सकता है। तो इसलिए अभी हमें इस स्टडीज पे फोकस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वैक्सीन दोनों के लिए इफेक्टिव है, कि ट्रांसमिशन रोकने के लिए भी और बीमारी रोकने के लिए, या खाली एक चीज के लिए। अगर एक चीज के लिए तो हो सकता है हमें कुछ दिनों और लंबा इन सब चीजों का पालन करना पड़े। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगले 5-6 महीने जब तक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप ना हो जाए, ये नए स्ट्रेन तो आते रहेंगे, बट अगले 5-6 महीने में काफी हद तक चीजें ठीक हो जाएंगी, और उसके बाद हम धीरे धीरे इन चीजों से बीन ऑफ करेंगे। तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखें, और नए साल में खासकर जो आज और कल अगले 1 हफ्ते में बार पार्टीज में, भीड़ वाले इलाकों में ना जाएं, क्योंकि नया स्ट्रेन आ रहा है। हमें पता है नया स्ट्रेन 60 से 70% ज्यादा ट्रांसमिट होता है तेजी से। तो इसलिए अगर एक बार फैलना शुरू हो गया तो जो हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, मतलब अगर हम बात करें तो अभी 50-60% दिल्ली में ऐसे लोग हैं जो रफली इन्फेक्ट हो चुके हैं सीरो कन्वर्जन लेवल को देखते हुए, लेकिन अभी भी 50-60% ऐसे लोग हैं जो इन्फेक्टेड नहीं हुए। अगर उनमें एक बार फैलना चालू हुआ तो बहुत तेजी से विकराल रूप धारण कर सकता है और एक नई वेव क्रिएट कर सकता है, जो हम सबके लिए, सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है और हम सब जनवासियों के लिए भी मुश्किलें कर सकती है। तो इसलिए कोई नई वेव ना आए, नया कोई इन्फेक्शन रेट ना बढ़े, नई कहीं आउटब्रेक ना हो, नया कहीं सर्ज ना आए, तो इन सबको रोकने के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। आऊंगा आपके पास डॉक्टर साहब, बहुत अहम जानकारियां आपसे मिल पा रही हैं। वैभव अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन, नेता हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव, सर्दी का मौसम है और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि कोरोना इसमें अपना रूप बदल सकता है और ज़्यादा घातक हो सकता है, उसका नया स्ट्रेन भी सामने आ गया है। सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती, किस तरीके से इससे देखा जा रहा है, जो फ्लाइट्स बाहर से आ रही हैं उन पर कितनी नज़र रखी जा रही है, और साथ ही साथ समझना चाहेंगे अब 2 जनवरी से जो ड्राई रन शुरू हो रहा है उसके लिए क्या तैयारी? देखिए भूपेश जी, आपने बहुत अच्छा किया है प्रोग्राम रखा, जहाँ बाकी टीआरपी की होड़ में चैनल टीआरपी की होड़ में इधर उधर की बातें करते हैं। हम ऐसी बात कर रहे हैं जो जन स्वास्थ्य से जुड़ी है और जो एक बहुत बड़े स्तर पर भारत को इम्पैक्ट करती है, और मेरे ख्याल से उस इम्पैक्ट की ये कहानी, ये न्यूज बहुत जरूरी है लोगों के समक्ष
डिस्कस करना। और जहां तक आपका प्रश्न है सरकार की ओर से, मैं आपको निश्चिंत करना चाहता हूं कि सरकार की बहुत तेज नजर है नए स्ट्रेन पे जो म्यूटेशन हो रहा है। डॉक्टर डीके गुप्ता जो जिनका बहुत अच्छा हॉस्पिटल है नोएडा में, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। वो लोग मेडिकल टूरिज्म में भी हैं, तो उनको अंदाजा है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये जो स्ट्रेन है उसके किस तरह केसेस आ रहे हैं। रोज डॉक्टरों से बात होती है और मेरे ख्याल से उनकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं ये बोलूंगा सरकार की ओर से कि मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी कम्युनिटी का, जो इतनी पैनी नजर बना के रखे हैं और सरकार की मदद कर रहे हैं देश को एक संकट से निकालने के लिए, जहां पे सरकार बहुत पुख्ता कदम उठाने की तैयारी पुरजोर से कर चुकी है और कुछ कदम उठा भी चुकी है। आपने देखा है कि जो वंदे मातरम फ्लाइट्स यूनाइटेड किंगडम से आ रही थी, वो तत्काल रूप से उसको रोक दिया गया जैसे ही खबर आई। एक तो वो बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके बाद एक टोटल केसेस में वृद्धि ना हो, जो कि 2,66,000 हो चुके हैं। सरकार ने जोन्स में बांटा है पूरे भारत को। उस जोन्स के हिसाब से एक ड्राई रन शुरू करेंगे। ड्राई रन के बाद वैक्सीन आएगी। कोशिश करते हैं कि वैक्सीन जल्दी आ जाए और उसके बाद भारत को निजात दिलाने में कोशिश करेंगे। सरकार की एक सबसे बड़ी पहल ये भी है कि भारतवर्ष में बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनको इन सब चीजों का संज्ञान होता है लेकिन ज्ञान नहीं होता। उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए हम जिला स्तर पे, हम डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और केंद्र स्तर पे हम लोग भारतवर्ष में एक अवेयरनेस प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अपने अपने प्रदेशों की मिनिस्ट्री सरकारों के साथ मिलकर चलाने की कोशिश कर रही है, जिसमें टीवी ऐड चल रहे हैं, फोन पे रिंगटोन चल रहा है, ये कहते हुए कि देखिए हमें लग रहा है कि कोरोना अभी कम हो गया है, लेकिन वो कम हुआ नहीं है, डर बरकरार है। और कोरोना में सबसे बड़ी बात ये होती है, जिस तरह जो बड़ी बीमारियां होती हैं जैसे चिकन पॉक्स है और कोई जॉन्डिस है, इनमें रिलैप्स नहीं होना चाहिए। तो उस रिलैप्स के लिए हमें एहतियात बरतनी चाहिए, हाथ मुंह धोने चाहिए और मास्क तो नहीं छोड़ना चाहिए। आप कांग्रेस और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आप पर आरोप लगा रही हैं कि टीकाकरण में आपने बहुत देर कर दी, इसीलिए ये फैल गया है। इसका जवाब आपसे लूंगा। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता, जाने माने डॉक्टर हैं अपोलो हॉस्पिटल के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। समझना चाहेंगे आपसे, जो वैक्सीन लगनी शुरू हो रही है 2 तारीख से, जिसका ड्राई रन शुरू हो रहा है, करीब 30 करोड़ लोगों तक ये वैक्सीन जाएगी, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स, कुछ लोगों को इसको शुरुआती दौर में लगवाने में परेशानी हो रही है, वो लोग हैरत में है कि इसको लगवाएं कि नहीं लगवाएं, पहले बाकी लोगों को लग जाए, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए, वैक्सीन का विषय है, वैसे म्यूटेशन वाली बात हम लोग बाद में करेंगे, बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू टेल अबाउट दैट। देखिए, वैक्सीन जो अभी तक पूरे वर्ल्ड में, फाइजर वाज नंबर 1 टू बी अप्रूव्ड और एक्रेडिटेड बाय यूनाइटेड किंगडम, जबकि हमारे वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल केवल 4 वैक्सीन में हो रहे हैं, मतलब कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे मॉडर्ना, फाइजर और ऑक्सफोर्ड जेनेका, 3 का कंप्लीटेड है, एक और है जिसका कंप्लीशन अभी पूरा नहीं हुआ है। साइड इफेक्ट्स मैं बताऊंगा, लेकिन मैं 3 वैक्सीन के बारे में, अपनी कोवैक्सीन जो अपनी भारत बायोटेक की है आईसीएमआर के साथ में, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा पब्लिक के लिए। देखिए, जितनी भी ये वैक्सीन हैं, इसकी एफिकेसी केवल मॉडर्ना और फाइजर वालों ने कहा है कि 94% और 90% के ऊपर है। यानी कि अगर आप लगाएंगे तो 100 में से 90% चांस है, 90 पेशेंट्स जिनको लगेगा उनमें कोरोना होने की संभावना नहीं होगी, जबकि 10 में फिर भी हो सकती है। अपनी कोवैक्सीन है वो 60 to 70% का डाटा दे रही है। और जो ऑक्सफोर्ड जेनेका की है, आपको शायद जानकर ये हैरत होगा कि इवन ऑक्सफोर्ड की जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, जो यूके में अभी इमीडिएटली ट्राई आने वाला है, जैसा लग रहा है कि आई थिंक दे हैव ऑलरेडी अप्रूव्ड इट, इंडिया में अप्रूवल की चांसेस हैं, विद इन 1 वीक हो जाएगा। इसकी एफिकेसी केवल 60 से 70% है, काफ़ी कम लोगों को पता होगा ये बात। अब कहने का मतलब है कि वी डोंट हैव फाइजर, वी आर लाइकली टू हैव कोवैक्सीन, बट कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल के इंटरिम रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं। अभी इंटरिम रिजल्ट्स जब आ जाएंगे तभी हम लोग उसके साथ सोच पाएंगे। जो सबसे बड़ा फायदा जो एस्ट्राजेनेका का है, और अपने इसका जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूनावाला, डॉक्टर पूनावाला के साथ में हो रहा है कोलैबोरेशन में, इसका फायदा है इसकी कोल्ड चेन इतनी खराब नहीं है, यानी कि -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो कि फाइजर की वैक्सीन है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद लोग समझ नहीं पाते हैं, -70 डिग्री के सेंटीग्रेड में यू नीड टू ब्रिंग टू द प्लेसेस जहां पे आपको देनी है वैक्सीनेशन सेंटर, खोलने के बाद 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में फॉर एटलीस्ट 5 आवर्स। दिस इज समथिंग पीपल डोंट नो। हम लोग सोचते हैं -70 पे ही पूरा लगना है, -70 से जैसे निकालो वैसे लगा। आपके पास 5 घंटे हैं, उस 5 घंटे में अगर हम 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो रेफ्रिजरेटर का फ्रिज होता है उसमें भी डाल के रखेंगे तो इट इज़ गुड। अब हमारी चिंता ये है कि साइड इफेक्ट तो अलग बात है, हमारी चिंता ये है कि अगर हमको ऑक्सफोर्ड जेनेका मिलती है इंडिया में, ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका की जो उसकी एफिकेसी 60 से 70% है, हमको कोवैक्सीन मिलती है जिसके वी आर वेरी पॉजिटिव बिकॉज इट्स इंडियन वैक्सीन एंड इंडियन
आत्मनिर्भर भारत को अपने प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उसकी भी एफिकेसी 60-70% ही बताई गई है। केवल 2 वैक्सीन है जो कि फाइजर की और मॉडर्ना, जो कि 90% के आसपास, दोनों mRNA हैं। mRNA वैक्सीन का ओवरऑल वर्ल्ड में पहला, ये देखिए बड़ा वैक्सीन की चर्चा हो रही है, सब लोग खुश हैं फाइजर के बारे में, उसके नेगेटिव पॉइंट बता दिए, लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट और भी है कि अभी तक जितनी भी कॉलरा वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन, डिप्थीरिया वैक्सीन जो भी हम लोग कर रहे हैं, पोलियो वैक्सीन, ये सारी वैक्सीन एक्चुअली आर इनएक्टिवेटेड वायरस और लाइव एटेन्यूएटेड वायरस। mRNA वैक्सीन और DNA वैक्सीन ये दोनों हैं। DNA वैक्सीन अपनी जो जायडस कैडिला की, वो तो फेज 2 ट्रायल पे चल रही है। जो RNA वैक्सीन है, अभी तक वर्ल्ड ने हैज़ नॉट सीन ओवरऑल इम्प्लीकेशन एंड एफिकेसी। ये तो आपने 25,000 पेशेंट में देख लिया, सॉरी ट्रायल देखा 25,000 का, उसमें 92% निकाल दिया। देखिए अभी तक द वर्ल्ड हैज़ नॉट टेस्टेड मत TASTED कह रहा हूँ, अभी तक चखा नहीं है mRNA का कितना फ़ायदा करेगी नहीं करेगी। कहने का मतलब है कि हमारी, अगर हम कहते हैं, दोनों बातें ले रहा हूँ, पक्ष रख रहा हूँ कि अगर हमारी कोवैक्सीन है जो कि एक्चुअली इनएक्टिवेटेड वायरस है, अगर ये आ जाती है और 70% एफिकेसी भी है, तो मैं उसको ज़्यादा लेगा। चलिए, टीकाकरण के सामने बहुत ज़्यादा अभी चुनौतियां भी हैं देश के सामने, सरकार के सामने। डॉक्टर विवेक, आऊंगा आपके पास, और भी गेस्ट हैं। गजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। गजेंद्र, समझना ये चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी का दावा यहाँ पर कि सब कुछ तय समय से हो रहा है, सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक हो रहा है, लोगों को किसी तरह की घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। और अब टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, 2 जनवरी से ड्राई रन शुरू होगा, कई राज्यों में ड्राई रन हो चुका है, और उसके बाद अब ताबड़तोड़ लोगों को ये दवाई पहुंचाई जाएगी हर घर तक। ये साल बहुत कोरोना से हम सब लोग लड़ते रहे, ये साल निकल गया। ईश्वर से यही दुआ है कि 2021 सबके लिए ठीक हो। 2021 में ये कोरोना जो वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व में इसका प्रकोप कम हो। और जहाँ तक बात रही नए स्ट्रेन की, नए स्ट्रेन को लेकर दिल्ली पूरी तरह अलर्ट है। और आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने विजनरी एक स्टेप लेते, उन्होंने स्टेट सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से दरखास्त करी कि जो यूके से फ्लाइट्स आ रही है उनको बंद कर दिया जाए। और केंद्र सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी तुरंत अरविंद केजरीवाल जी की बात को संज्ञान में लेते हुए 31 दिसंबर तक सारी फ्लाइट होल्ड अप कर दी थी। और उसके बाद जो लोग भी यूके से आए हैं, हमने एक एक आदमी को चेक करा है, उसकी फैमिलीज के चेक करे हैं। आज दिल्ली के LNGP अस्पताल में 38 मरीज है, जिसमें 4 नए स्ट्रेन के हैं। चलिए, दिल्ली सरकार के अपने दावे हैं, आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है, आपके पास वापस आने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर DK गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, न्यू कोरोना सिम्टम्स क्या होंगे और जो स्ट्रेन है उसके सिम्टम्स क्या होंगे, और ये पुराने कोरोना से कितना अलग है, और कैसे समझा जाए जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनको ज्यादा खतरा है इस स्ट्रेन से? डॉक्टर साहब, यही सवाल आपसे। डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर विवेक गुप्ता। देखिए ऐसा है, अब जो स्ट्रेन की बात है मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। ये जो म्यूटेशन है, इट इज़ ए नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एनी वायरस, चाहे इन्फ्लुएंजा वायरस हो, इसलिए अब इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हर साल बदल जाती है। कोविड में हम लोग क्यों डर रहे हैं? कोविड में डरते इसलिए हैं कि इसमें मौतें ज़्यादा हुई हैं, 8 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके, पूरे वर्ल्ड में 17 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है। कोविड का जो म्यूटेशन अभी तक जो मेरी जानकारी है, करीब 25 म्यूटेशन हो चुके हैं। 25 म्यूटेशन जब से वुहान से शुरू हुआ लास्ट ईयर नवंबर 2019 में, तभी कोविड-19 कहते हैं। लेकिन जो 2 लेटेस्ट म्यूटेशन है, खास करके जो 501 स्पाइक प्रोटीन पे जो म्यूटेशन हुआ है, उससे दहशत मची है, क्योंकि ये म्यूटेशन में देखा गया है कि ये स्पाइक प्रोटीन क्या करती है, जो वायरस का स्पाइक प्रोटीन है उसके जरिए वायरस जो है सेल में घुसता है, ह्यूमन बॉडी के सेल में। अब ये एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू मार्फत से टच करता है, और स्पाइक प्रोटीन में जो म्यूटेशन हुआ है वो जल्दी घुस जाता है, तो इट कैन बी कॉजिंग, और ये इन्फेक्टिविटी ज़्यादा बताई देते हैं। अब जो ऑक्सफोर्ड, ये इंग्लैंड में हुआ है, सितंबर की बात है, ये अभी की बात नहीं है, दिसंबर चल रहा है। दिस स्ट्रेन वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड, जो लिए थे उन्होंने बायोजेनोमिक एनालिसिस की थी, वो सितंबर थे। यानी कि अभी तक भारत में क्या, पूरे वर्ल्ड में, ऑल्दो टेस्टिंग अब हो रही है, इट इज़ नॉट ईजी टेस्टिंग, तो टेस्टिंग अब हो रही है, तो पहले तरह पहुँच चुका है। अब वैक्सीन काम करेगी नहीं करेगी, आपने क्वेश्चन पूछा कि जिनको संक्रमण हो चुका है क्या दे आर स्टिल इम्यून टू दिस न्यू स्ट्रेन और नॉट, दिस इज ए बिग क्वेश्चन। जो 2-3 स्टडी हुई हैं और 2-3 लोगों ने बताया है, एक तो ये कहा है कि जो बॉडी के अंदर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज आती हैं, दे विल बी परफेक्टली वर्किंग अगेंस्ट दिस,
और इसी को सोचते हुए कहा कि वैक्सीन भी काम करेगी, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन इज ओनली हेल्पिंग द वायरस टू गो इनसाइड द सेल, यानी कि सेल के अंदर संक्रमणता बढ़ाता है, बॉडी के अंदर इन्फेक्टिविटी बढ़ती है और ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन करने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये पक्की बात है कि जैसा कि जो मैं सोचता हूँ और जो कि लिटरेचर बता रहा है कि जो लोग संक्रमित हो चुके हैं उनकी जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं दे विल वर्क अगेंस्ट दिस न्यू स्ट्रेन एज वेल। अगला स्ट्रेन कब और कौन सा आ जाए ये पता नहीं। WHO ने ये भी कह दिया दिस नॉट द लास्ट पेंडेमिक और यू हैव टू बी केयरफुल। अब 2 स्टडी के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। WHO के कहना है कि दिस वायरस जो न्यू स्ट्रेन है इज ओनली मोर इन्फेक्शियस बट नॉट डेडली, यानी कि इसमें डेथ रेट ज़्यादा नहीं होंगी। एक स्टडी इंग्लैंड में आई है जो कि पब्लिश परसों हुई है, उसका बारे कहना है कि दिस वायरस स्ट्रेन है जो नया लोग संक्रमित होंगे या हो रहे हैं दैट इज मोर डेडली ऑल्सो। चलिए, संक्रमण अपने तरीके बदलता रहेगा, रूप बदलता रहेगा, ये कोई पहला या आखिरी मामला नहीं है, किसी और रूप में भी सामने आ सकता है। काफ़ी अहम जानकारियां डॉक्टर विवेक गुप्ता से मिल रही हैं। डॉक्टर DK गुप्ता का रुख एक बार फिर करना चाहूँगा। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? जो लोग कोरोना की जो मेडिसिन वैक्सीनेशन होने जा रहा है इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? और कई लोग इसको लगाने में कतरा रहे हैं, डर रहे हैं कि पहले बाकी लोगों को लग जाए उसके बाद लगवा लेंगे। अगर नंबर आए तो लगवा लेना चाहिए, किसी तरह की कोताही नहीं, किसी तरह की लापरवाही नहीं। बिल्कुल। तो बहुत सारे भ्रम और बहुत सारा कन्फ्यूजन है सोसाइटी में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वैक्सीन की इफेक्टिविटी ठीक नहीं है या खतरनाक हो सकती है या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा हो चुकी है। हम लोगों को चाहिए, आपको और हमको सच्चाई बताने की जरूरत है सो दैट कि उनके दिमाग से भ्रम दूर हो और वैक्सीन लगवाएं। तो वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट हैं वो हर वैक्सीन में होते हैं। कोई ऐसी वैक्सीन नहीं जिसकी दुनिया में इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। लोगों को डर इसलिए लग रहा है बिकॉज नॉर्मल वैक्सीन डेवलपमेंट 10 साल में 8-10 साल में होता है। ये हमने कम समय में डेवलप करी वैक्सीन है, 8 से 10 महीने या 12 महीने में डेवलप करी वैक्सीन है। तो इसलिए लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है। बट वैक्सीन को सेम प्रोसेस से किया गया, थोड़ा प्रोसेस फास्ट की गई या प्रोसेस को ओवरलैप किया गया, मतलब फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल को किया गया है और फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं। बहुत वैक्सीन के कुछ ओवरलैप ट्रायल्स हुए हैं, लेकिन बिकॉज सबका फोकस इसी पे था पेंडेमिक पे, तो इसलिए सबने, सरकार ने और साइंटिस्ट ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया। तो इसलिए हम सबको धन्यवाद देना चाहिए सरकारों का और साइंटिस्ट का। तो जो लोकल साइड इफेक्ट होते हैं वो किसी वैक्सीन के होते हैं, वहाँ पे पेन होना, स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, इसके अलावा और लोकल कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट हो सकते हैं जिसमें फीवर आना, चिल्स होना, बैड बॉडी एक होना, मैलेज होना, फैटीग होना। तो ये 2-3 दिन तक साइड इफेक्ट रह सकते हैं। तो ये नॉर्मली बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, किसी भी वैक्सीन के लिए हो सकते हैं। बिकॉज जब भी कोई वैक्सीन लगाते हैं तो हम बॉडी के अंदर इन्फेक्शन देते हैं लो डोज में, तो बॉडी हमारी रिएक्ट करती है, तो ये रिएक्शन के सिम्टम्स होते हैं। इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कभी कभी रेयर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसका सरकार पूरा ध्यान रखती है, डॉक्टर्स पूरा ध्यान रखेंगे। वो किसी भी वैक्सीन है, किसी भी दवाई के साथ भी हो सकते हैं। जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन है, उसके लिए हर सेंटर पे पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। किसी वैक्सीन को, अगर किसी पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसका हम तरीके से ध्यान रख सकें और उसको सही से इलाज दे सकें, समय पे उसको बचा सकें। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। नॉर्मल जो वैक्सीन होती है 50 से 60% इफेक्टिव होती हैं, ये 50-60% से ज़्यादा है। तो इसलिए हमें इसमें ना लेने या ना सोचने के बारे में सोचना चाहिए जब भी वैक्सीन मिल जाए। और जिन लोगों को कोविड हो चुका है उनको, चलिए आऊँगा डॉक्टर विवेक, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूँगा। काफ़ी अहम जानकारी आपसे मिल पा रही थी। न्यू कोरोना स्ट्रेन और कोरोना में डिफरेंस और इसके सिम्टम्स में क्या डिफरेंस? उसमें स्मेल चली जाती थी, फीवर आता था या टेस्ट चला जाता था, इस तरीके के सिम्टम होते थे। लोगों को लगता था कोरोना टेस्ट कराते थे तो पॉजिटिव नेगेटिव आता था, तो उसके बाद अपना इलाज शुरू करते थे। क्या सिम्टम समझे जाएं न्यू स्ट्रेन के? देखिए, नया स्ट्रेन और पुराना स्ट्रेन, मैंने अब कहा कि सितंबर से चल रहा है स्ट्रेन। डिटेक्शन लेट हुआ है। बायोजेनेटिक्स लैब्स हमारे जैसे पूरे इंडिया में अभी केवल 10 लैब्स हैं बायोजेनेमिक एनालिसिस करने के लिए। हमारे अपोलो, एम्स यहाँ कहीं नहीं होता है। इट्स ए वेरी डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट बट इट्स ए वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड थिंग। अब सिम्टम एग्जैक्टली सेम होंगे। देयर इज नो रीजन टू से कि ये म्यूटेशन करने के बाद केवल 501 वाला जो स्ट्रेन हुआ है, अब तक 25 म्यूटेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो सिम्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है खांसी, सूखी खांसी, रनिंग नोज नहीं होता, बुखार आएगा 2 या 3 दिन के लिए बुखार आएगा। उसके बाद अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम हुई तो लंग में इन्फेक्शन हो सकता है। तो सिम्टम्स आर सेम। टेस्ट जाना सबको टेस्ट भी जाता नहीं है, स्मेल जाना सबको जाते नहीं है, इरिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल है। तो सिम्टम में कोई चेंज नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये पक्की बात है। हम तो कह रहे हैं कि लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी गेटिंग इन्फेक्टेड बाय द न्यू स्ट्रेन। वी डोंट नो बिकॉज वी आर नॉट डूइंग द टेस्ट द जेनोमिक एनालिसिस ऑफ सो मेनी पीपल। जो सितंबर से चल रहा है, हमने अगर फ्लाइट बंद कर दी, अच्छा पहल था अपने सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये ऑलरेडी फैल चुका है। दिस इज माई फीलिंग। अगर आप अभी भी टेस्ट करें, 100 लोग जो अभी
जिनका कोविड नहीं हो रहा है, आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है या और दूसरे टेस्ट से अगर उसका जेनोमिक एनालिसिस करें तो हमको न्यू स्ट्रेन मिलेगा। ओनली थिंग इज इट इज़ मोर इन्फेक्टिव, इसलिए हमको चिंता का विषय है। और एक स्टडी है जो मैथमेटिकल स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लंदन की है, उसने कहा इट इज़ मोर डेडली ऑल्सो। अब ये सोचने वाली बात है, लेकिन WHO अभी भी कह रहा है कि इट इज़ लेस डेडली, 70% मोर इन्फेक्शियस है बस केवल। तो घबराने का विषय नहीं है। वैक्सीन विल वर्क। क्यों वैक्सीन काम करेगी? इस न्यू स्ट्रेन में वैक्सीन क्यों काम करेगी? बड़ा सिंपल है। जो स्पाइक प्रोटीन हम वैक्सीन में देंगे, वैक्सीन के अंदर हमें स्पाइक प्रोटीन होता क्या है, mRNA पे स्पाइक प्रोटीन लगा दी जाती है और वैक्सीनेट कर दिया जाता है। तो वो बॉडी जो करती है वो सारी स्पाइक प्रोटीन पे करती है, नॉट ओनली M501। तो एक ही स्ट्रेन में चेंज हुआ है, M501 स्पाइक प्रोटीन में चेंज आया है, पूरे स्पाइक प्रोटीन में नहीं चेंज आया है। तो वी फील कि जो वैक्सीन देंगे या जो संक्रमित हो चुके हैं, जो उन्होंने एंटीबॉडीज बनाई है वो सारी स्पाइक प्रोटीन के लिए बनाई है, केवल 501 ही तो चेंज हुआ है, एक ही चेंज हुआ है, नॉट ऑल। सो ऑल द वैक्सीन विल वर्क, दिस इज द फीलिंग एंड हाइपोथेसिस। एंड सिमिलरली जो संक्रमित लोग हैं उनमें है, उनमें भी ये जो संक्रमित हैं उनकी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, उनको उसमें भी ये न्यू स्ट्रेन विल नॉट बी इन्फेक्टिंग देम। ये पक्की बात है। चलिए वैभव, चलते चलते आपका रिएक्शन, कंक्लूड रिएक्शन लेना चाहूंगा। भंडारण कैसे होगा, रखरखाव कैसे होगा, टीका पहले किसको लगेगा, बुजुर्गों को लगेगा, बच्चों को लगेगा, इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार होगा सरकार का, और कितने बड़े पैमाने पर होगा, और चैलेंज कितना बड़ा है नए साल में? ये भाई बहुत बड़ा चैलेंज है। भारतवर्ष में 140 करोड़ लोग हैं, हर तबके के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, और हर जगह पूरा नेटवर्क नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पिछली सरकारों ने बिल्कुल सड़क और पूरे नेटवर्क पे ध्यान नहीं दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी पहुंच जहां तक चल रही है, हम देश का कोई भी कॉर्नर नहीं छोड़ेंगे। जहां तक सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात है, फैमिली वेलफेयर की बात है, हम लोग मिलकर प्रायोरिटाइज करने की बात कर रहे हैं। रोड मैप में सबसे पहले कोविड आशा है, अभी रोड मैप फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक मेरी बातचीत हुई है और मेरे को संज्ञान है, जो कोविड में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करना है, उसके बाद एजेड लोगों को प्रायोरिटाइज करना है, और उसके बाद फैमिली विमेन एंड चिल्ड्रन, और फिर इसके बाद इस तरह एज वाइज और इस तरह ब्रैकेट में एक चल रही है मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट में। विवेक गुप्ता जी और डीके गुप्ता जी की जैसे जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ सबके साथ मिलकर एक कंसल्टेशन चल रहा है डेली बेसिस पे। अभी हम सबको ये बताना मैं चाहूंगा कि जो हमारी पीछे कोरोना 19 की पूरी गाइडलाइंस थी वो 31 जनवरी तक। चलिए, वक्त की कमी है, सरकार का दावा है कि पूरी तरह से तैयारी है और देश में हर किसी को वैक्सीन मिलेगी, चरणबद्ध तरीके से ये काम चलेगा। अपने अपनों का ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, हाथ धोते रहिए, और जिस तरीके से कोरोना से लड़ाई जारी रखी है पिछले साल, अगले कुछ महीनों तक उसको जारी रखिए, क्योंकि इसका रूप नया बदला ज़रूर है। लेकिन डॉक्टर्स का, पैनल्स का ये भी कहना है कि उतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिम्टम्स वही हैं जो पहले होते रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिए। फिलहाल बड़ी बहस में हमारे साथ मेहमान मौजूद रहे वैभव अग्रवाल, बहुत शुक्रिया आपका। गजेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फ्लेक्स हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल से डॉक्टर विवेक गुप्ता, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप चलते रहिए। सारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सारा।